रूसी विचारकों की सोच, इतिहास हमेशा राजनीति और समाज से गहराई से जुड़ा रहा है। रूस में दर्शन की शुरुआत कब और किसके साथ हुई, इस पर लोगों की अलग अलग राय रही है। पर ज्यादातर मानते हैं कि पीटर महान के समय से पहले रूसी सोच में धर्म का ज्यादा असर था। बाद में जाकर असली पेशेवर और बिना किसी खास मकसद के दर्शन पर चर्चा शुरू हुई। रूस के इतिहास में कुल 5 बड़े दौर माने जाते हैं। पहले दौर में कुछ वैसा सोचने की शुरुआत हुई जिसे आज हम दर्शन कह सकते हैं, मगर धर्म और राजनीति का दबाव था, इसलिए विचारों को खुलकर फैलने नहीं दिया गया। दूसरे दौर में दार्शनिकों की आवाज दबा दी गई और ज्यादातर सोच को धर्म या राजनीति के हिसाब से ही तौला गया। तीसरे दौर में पश्चिम के बड़े दार्शनिकों का असर दिखा और अब धर्म या राजनीति से अलग होकर असली दर्शन की चर्चा शुरू हुई। चौथे दौर में विज्ञान सबसे ऊपर माना जाने लगा। इसी वजह से कुछ लोग मानते थे कि विज्ञान ही सब समस्याओं का हल निकाल देगा। वहीं कुछ ने दार्शनिक सोच को अलग से जरूरी माना। पांचवा और नया दौर शुरू होने के बाद पुराने धार्मिक विचारकों की किताबें फिर से पढ़ी जाने लगी। रूसी दर्शन के बारे में कोई एक राय नहीं बन पाई है कि इसमें कौन कौन से विचार या लेखक सबसे अहम है। ज्यादातर लोग अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकालते हैं। मशहूर नाम मासारिक ने कहा कि रूस में लोग सोचने से ज्यादा मानने में भरोसा करते हैं और उनकी सोच पर ऑर्थोडॉक्स चर्च का असर रहा है। इसलिए मासारिक के हिसाब से रूस में असली दर्शन 19वीं सदी के आसपास शुरू हुआ, जब पी चादाएव जैसे लोगों ने देश की हालत के लिए धर्म को भी जिम्मेदार माना। इस पूरे सफर में रूसी दर्शन पर राजनीति, धर्म और समाज की छाप साफ दिखती है और सोचने का अंदाज बाकी देशों से अलग रहा है। कुछ रूसी विचारक इस बात से सहमत नहीं थे कि रूस में ज्ञान की खोज नहीं हुई। लॉस्की के मुताबिक रूसी दार्शनिकों ने अपने सभी सवालों को अक्सर नैतिकता से जोड़कर देखा है। रूसी सोच का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि बाहरी दुनिया को इंसान सीधा अनुभव या अंतर्ज्ञान से जान सकता है। यही वजह है कि रूसी दर्शन की शैली पश्चिम के मुकाबले अलग है। मगर रूसी विचारों का स्वतंत्र रूप से उभरना बहुत देर से हुआ, क्योंकि रूस लंबे समय तक बाकी दुनिया से कटा रहा। बाद में जब पश्चिम से संपर्क बढ़ा तो जर्मनी के विचारों का भी असर रहा। 19वीं सदी में स्लावोफिलों के आने के बाद रूसी दर्शन को अपनी अलग पहचान मिली। जेनकोवस्की ने और भी साफ कहा कि रूस में ज्ञान को लेकर सोच की कमी नहीं थी। उनके मुताबिक रूस में अक्सर यह माना गया कि इंसान की जिंदगी में असली महत्व ज्ञान से ज्यादा अस्तित्व और मानवता की हालत को है। इसी वजह से रूस का दर्शन इंसान और उसकी जिंदगी के सवालों पर ज्यादा ध्यान देता रहा। रूस में भी स्वतंत्र सोच धीरे धीरे ही उभरी, क्योंकि देश काफी समय तक बाहर की सोच से प्रभावित रहा। जेनकोव्स्की मानते हैं कि रूसी दर्शन की असली शुरुआत स्कोवरोदा से मानी जा सकती है, जो सबसे पहले रूसी दार्शनिक थे। लॉस्की और जेनकोव्स्की ने दर्शन के दायरे को बहुत बड़ा मान लिया, जिसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिन्हें पश्चिम में दार्शनिक नहीं गिना जाता। सोवियत दौर में भी ऐसा ही हुआ, जब विचारों को समाज और अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा गया। इसी वजह से साहित्यकारों को भी दार्शनिकों में गिन लिया गया, जैसे दोस्तोयेवस्की और टॉल्स्टॉय। पश्चिमी जानकार भी मानते हैं कि रूस में दर्शन पर राजनीति और समाज का गहरा असर रहा है, और रूस में थ्योरी के तौर पर दर्शन कभी ज्यादा नहीं फला फूला। इसलिए अगर पश्चिम की नज़र से ही देखा जाए तो रूस के ज्यादातर लेखक साधारण ही लगेंगे, जबकि असल में वहाँ की सोच अपनी जगह अलग है। कुछ लोग जैसे स्पेट खुलकर मानते हैं कि रूस में दार्शनिक सोच की कमी रही, मगर उनका अपना काम और सोच बहुत खास मानी जाती है। शेट ने रूस की सोच को सीधी भाषा में साधारण अनजानपन से जोड़ा।
उनके हिसाब से इसका कारण धर्म नहीं बल्कि भाषा की अलग थलग स्थिति थी। रूस की भाषा में ऐसा कोई पुराना सांस्कृतिक या बौद्धिक इतिहास नहीं था जिससे नई सोच को सही मायने मिल सके। यहाँ शुरू से ही सोच को बस उसी वक्त जरूरी माना गया जब उसका कोई सीधा फायदा दिखे। सरकार को दर्शन में कोई खास फायदा नहीं दिखा, लेकिन शुरू में चर्च ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही दर्शन चर्च के हिसाब से अलग होने लगा, उसे रोक दिया गया। जब पीटर महान ने सरकार में बदलाव किए, तो सिर्फ उन्हीं विषयों को बढ़ावा दिया गया जो सरकार के काम आ सके। जब फ्रांस के खिलाफ जंग के बाद कई रूसी अफसर बाहर गए और लौटकर नए ख्याल लाए, तब रूस में बगावत की हवा बनी। फिर 30 के दशक के आखिर में एक नया वर्ग सामने आया जो मानता था कि हर सोच या दर्शन की अहमियत तभी है जब वह आम लोगों के काम आए। रूस में दर्शन को हमेशा एक औजार या हथियार की तरह देखा गया, जिसे हर बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ी, नहीं तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। स्पेट का मानना है कि रूस में ज्ञान के लिए ज्ञान को कभी जगह ही नहीं मिली। अब तक जब भी रूसी दर्शन की शुरुआत और उसके पहले विचारक की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पीटर महान के आने से पहले सोच में धार्मिक रंग था और असली पेशेवर सोच बाद में ही शुरू हुई। अगर हम सही तरीके से देखना चाहें, तो हमें हर जगह एक ही पैमाना रखना होगा, जिससे कोई भी सोच छोटी बड़ी ना लगे। वैसे रूसी दर्शन की कहानी में अक्सर वही बातें दोहराई गईं जो स्पेट जैसे लोग मानते रहे हैं। रूसी दर्शन के इतिहास को कैसे बांटा जाए, इस पर भी अलग अलग राय रही है। एक पुराने विचारक ने इसे 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन बाद की घटनाओं को देखते हुए अब 5 अलग अलग दौर माने जाते हैं, जिनमें से आखिरी दौर इतना नया है कि उसके बारे में अभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। बाकी देशों के मुकाबले रूस में राजनीति ने दार्शनिक सोच को बार बार नया मोड़ दिया है। अब अगर पहले दौर की बात करें, तो 18वीं सदी से पहले रूस की लिखाई में थोड़ी बहुत सोच जरूर दिखती है, लेकिन ये बातें गहरे तर्क या सोच से भरी नहीं। धार्मिक स्कूलों में भी पश्चिम की किताबों को बस दिखावे के तौर पर रखा गया। जब पहली बार मॉस्को में यूनिवर्सिटी खुली, तभी असली सोच की शुरुआत हुई, लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं। उस वक्त जो पहला प्रोफेसर बना, उसे बाद में कविता और बोलचाल सिखाने वाले हिस्से में भेज दिया गया। रूस में तब अपने लोग कम थे, इसलिए सरकार ने बाहर के लोगों को बुलाया। पहले रूसी प्रोफेसर की कहानी से पता चलता है कि रूस में दार्शनिकों की हालत कितनी मुश्किल थी। एक प्रोफेसर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक किताब लिखी थी, जिसमें कुछ बातें सरकार को सही नहीं लगी। उसकी जांच लंबे समय तक चली और लोग कहते हैं कि वह किताब जला दी गई, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। उस वक्त वहां की पढ़ाई में पश्चिम की किताबें और लैटिन भाषा ही इस्तेमाल होती थी। इस समय के एक खास नाम देसनित्स्की थे, जो मॉस्को यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाते थे। देसनित्स्की ने विदेश जाकर पढ़ाई की थी और वहां की सोच का असर उनकी लिखी बातों में दिखता है। उनकी कुछ बातें सीधे सीधे रूस की रानी की मशहूर किताब में भी आ गईं। इसी दौर में कोज़ेल्स्की ने भी अपनी सोच सामने रखी, जिसमें कई विषयों पर नंबरों में बातें लिखी गई थीं। उनकी किताब की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें सामाजिक समझौते और 8 घंटे काम के दिन का समर्थन किया गया था। अमीरी गरीबी के बड़े फर्क को नकारा गया था और धर्म को नैतिकता की जड़ नहीं माना गया। साथ ही उन्होंने परमाणुवाद और खाली जगह के बारे में कुछ पश्चिमी विचारों को नहीं माना। रानी के समय कई नई यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बनी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाया। मॉस्को यूनिवर्सिटी में भी छात्रों की कमी थी, क्योंकि ज़्यादातर गरीब घरों से आते थे। उस वक्त लोगों को लगता था कि दर्शन पढ़ना बेकार है और इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सरकार ने कई बार छात्रों को विदेश भेजना बेहतर समझा।
मगर बहुत सारे छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, कुछ तो कर्ज में भी डूब गए। जब रानी के बेटे ने राज संभाला तो सब छात्रों को वापस बुला लिया गया। शिक्षा के लिए रूस ने बाहर के विद्वानों को भी बुलाया। उन दिनों एक विद्वान मेलमैन थे जिन्होंने रूस में कांट के विचार लाने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें पागल कह दिया और देश से निकाल दिया। जब नए राजा ने सत्ता संभाली तो 2 नई यूनिवर्सिटी खुली और फिर से बाहर से लोग बुलाए गए। इनमें कई जर्मन विद्वान थे, लेकिन ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए क्योंकि वे भाषा या माहौल से तालमेल नहीं बैठा पाए। फिर भी इन विदेशी विद्वानों के आने से रूस के कुछ लोगों को नए विचार मिले। इसी दौरान कुछ किताबों में कांट के विचारों की झलक दिखाई देने लगी। रूस में दर्शन पर शुरुआती चर्चा लुपकिन की 2 चिट्ठियों में मिलती है, जिसमें उन्होंने कांट के समय और जगह वाले विचारों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इंसान को समय और जगह का एहसास अपने अनुभव से मिलता है, न कि ये सिर्फ दिमाग की बनावट है। ओसिपोव्स्की ने भी इसी तरह कांट के विचारों पर अपनी राय रखी थी और कहा था कि दूसरे तरीके से भी इन बातों को समझा जा सकता है। समाज और राजनीति के मामलों में कुनित्सिन की किताब सबसे अहम मानी जाती है, जिसमें इंसान के नैतिक हक और आज़ादी की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान को सोचने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने किसान प्रथा का भी खुलकर विरोध किया था, जिस वजह से उनकी किताब जब अधिकारियों तक पहुंची तो सारी कॉपियां जब्त कर ली गईं और कुनित्सिन को पढ़ाने से रोक दिया गया। एक और नाम गालिच का है, जिन्हें पढ़ाई के लिए जर्मनी भेजा गया था। वहां से लौटने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला, मगर जल्दी ही उन पर नास्तिकता और विद्रोही सोच के आरोप लगे और पढ़ाने से हटा दिया गया। गालिच की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने रूस में दर्शन के इतिहास, सुंदरता और इंसान की पहचान जैसे विषयों पर सबसे पहले लिखा। उन्होंने लिखा था कि सुंदरता सच का एहसास है और इसे समझना भी दर्शन का ही हिस्सा है। उनके हिसाब से हर विज्ञान, यहाँ तक कि धर्म भी, इंसान की एकता को समझे बिना अधूरा है। बाद में जब राजा का झुकाव धर्म और राजनीति की तरफ और बढ़ गया, तो दर्शन की पढ़ाई और छपाई पर बहुत रोक टोक लगी। जैसे जैसे माहौल सख्त होता गया, वैसे वैसे दार्शनिकों की आवाज़ दबा दी गई या उन्हें चुप करा दिया गया। जब नए राजा ने सत्ता संभाली तो कई प्रोफेसरों को मजबूरी में चुप रहना पड़ा या दूसरी पढ़ाई में भेज दिया गया। निकोलस के राज में रूस में सोच विचार और दर्शन को बहुत दबा दिया गया। उस वक्त के मंत्री और सलाहकारों को लगता था कि विदेशी विचारों की वजह से देश में बगावत हो रही है। इसी डर से आम लोगों के लिए पढ़ाई के दरवाजे बंद कर दिए गए और छपाई पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। हालात इतने सख्त हो गए थे कि कोई साधारण प्रार्थना भी विद्रोही मानी जा सकती थी। यूनिवर्सिटी में दर्शन पढ़ाना लगभग बंद हो गया। बस विज्ञान या मेडिसिन के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत सोच विचार चलता रहा, वो भी बहुत साधारण तौर पर। दर्शन की पढ़ाई को तभी सही ठहराया जाता था जब उससे कोई समाज का फायदा दिखे, मगर इस माहौल में यह भी मुश्किल था। जैसे ही यूरोप में क्रांति की खबरें आईं, रूस में और कड़ा माहौल बना दिया गया। लोगों को बाहर जाने से भी रोक दिया गया और फिर अंत में यूनिवर्सिटी में दर्शन पढ़ाना ही बंद कर दिया गया। बस तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान की थोड़ी बहुत पढ़ाई धर्म के प्रोफेसरों को दी गई। यह हाल लंबे समय तक चला। फिर भी इस कड़े माहौल में कुछ लोग अपनी सोच लेकर आगे आए। उस समय पर शेलिंग के विचारों का काफी असर था, खासकर विज्ञान और बाकी विषयों के आपसी रिश्ते पर चर्चा में। 2 बड़े दार्शनिक, वेलांस्की और पावलोव, जर्मन रोमांटिसिज्म से काफी प्रभावित थे। इन्होंने बहुत लिखाई की, मगर आज की नज़र से देखें तो इनके काम को मुख्य दर्शन में नहीं रखा जाता। बाद में हेजल के विचारों पर भी चर्चा हुई, लेकिन लोग असली बात शायद ही समझ पाए। इन सब के बीच कुछ लोग थे जिन्होंने फिर भी अपनी अलग सोच दिखाई।
सिलोस्की ने दर्शन को धर्म से अलग एक समझदारी भरा रास्ता बताया, जिसमें इंसान अपनी सोच से सवालों के जवाब खोजता है। उनके मुताबिक भरोसा और सोच आपस में टकराते नहीं हैं, बस मंजिल तक पहुंचने का तरीका अलग है। हालांकि उनकी किताब को जल्द ही किनारे कर दिया गया और उन्हें पढ़ाई से हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया गया। बाकी वक्त उन्होंने अपने शहर में पादरी की तरह ही गुजार दिया। इस पूरे दौर में रूस में सोच विचार पर बहुत बंदिशें रहीं, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने तरीके से सोच की मशाल जलाए रखी। इस कठिन समय में भी कुछ लोग थे जिन्होंने दर्शन को धर्म या राजनीति के नीचे नहीं रखा। नोवित्स्की और मिखनेविच जैसे लोग इस बात पर अड़े रहे कि सोच विचार को अपनी आज़ादी चाहिए। नोवित्स्की ने कीव यूनिवर्सिटी में दर्शन पढ़ाया, लेकिन जब सरकार ने यह पढ़ाई बंद कर दी तो वह सेंसर बन गए। मिखनेविच ने प्रशासन का काम संभाल लिया। इसी दौरान गोगोत्स्की ने कांट की सोच पर अपनी राय रखी। गोगोत्स्की ने माना कि कांट के विचार पुराने तरीकों से आगे की बात है, लेकिन वह खुद भी अपने विचारों में बहुत आगे बढ़ गए। उस दौर में गोगोत्स्की ने पढ़ाई तो जारी रखी, मगर दर्शन पर ज्यादा खुलकर नहीं बोले। उस वक्त की कीव स्कूल की सोच में पश्चिमी विचारों और खासकर ज्ञान की बातों पर ध्यान दिया गया। मिखनेविच ने लिखा था कि दर्शन असल में चेतना की समझ है, यानी हम खुद को और अपनी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक स्कूलों में उस वक्त भी दर्शन की पढ़ाई होती रही। सरकार को इन स्कूलों से ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वहां के लोग राजनीति से दूर रहते थे। गोलुबिंस्की ऐसे ही प्रोफेसर थे जिन्होंने दर्शन को पूरी तरह धर्म के अधीन मान लिया था। उनके हिसाब से इंसान असली ज्ञान की खोज में उसी अनंत से जुड़ना चाहता है जिससे वह अलग हो गया है। उन्होंने कहा था कि भगवान का एहसास इंसान को सीधा होता है, इसलिए उसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कठिन दौर के आखिर में युरकेविच नाम के एक विद्वान आए, जिन्होंने पुराने धार्मिक और नए विचारों को जोड़ने का काम किया। उन्हीं की सोच की वजह से आगे आने वाली पीढ़ियों में दार्शनिक चर्चा का नया रास्ता बना। जब युरकेविच की लंबी लेख ने युवाओं के बीच मशहूर सोच पर सवाल उठाए, तब सरकार ने सोचा कि अब फिर से यूनिवर्सिटी में दर्शन को लौटाया जा सकता है, मगर वे इस आज़ादी को लेकर बहुत सतर्क थे। सरकार चाहती थी कि युरकेविच जैसे लोग युवाओं में फैले कट्टर विचारों को रोके। इसी वजह से उन्हें मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। कीव में अपने आखिरी कुछ सालों में युरकेविच ने कई लेख लिखे, जिसमें उन्होंने अपने विचार मजबूती से रखे। वो कहते थे कि सोच और आत्मा की बातें सिर्फ शरीर या विज्ञान से नहीं समझी जा सकती। उनके हिसाब से असली ज्ञान तब आता है जब इंसान और चीजों के बीच मेल होता है, न कि अकेले चीज या अकेले इंसान में। उन्होंने कहा था कि जानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले जानने की प्रक्रिया को ही समझ लिया जाए। उनके हिसाब से कांट के मुकाबले प्लेटो की सोच में असली सच्चाई की खोज है, जबकि कांट सिर्फ सही और जरूरी जानकारी जुटाने की बात करता है। युरकेविच की लिखाई का तरीका थोड़ा भारी और पुराने जमाने की भाषा में था, जिससे उनके विचार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। युवाओं को भी उनकी बातें खास पसंद नहीं आईं। उनकी असली सोच का असर उनके बाद सिर्फ कुछ ही लोगों पर हुआ, लेकिन उनके विचार बाद में भी लंबे समय तक चर्चा में रहे। युरकेविच से अलग लावरोव नाम के गणित के शिक्षक भी थे, जिन्होंने दर्शन को और आसान तरीके से देखने की कोशिश की। लावरोव ने इंसान और उसकी सोच को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे अनुभव असल में बाहरी दुनिया की झलकियां ही हैं। हमें बाहरी दुनिया का भरोसा अपने बार बार के अनुभवों से होता है, और ये भरोसा खुद में इतना मजबूत है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उनके हिसाब से न तो पूरी तरह मटेरियलिज्म सही है, न ही पूरी तरह आइडियलिज्म, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों को मिलाने या एक को दूसरे में बदलने की कोशिश ही गलत। लावरोव मानते थे कि इंसानी सोच और एहसास को बस अपने अंदर झांक कर ही समझा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विज्ञान के नियमों पर शक करना असल में खुद विज्ञान को ही कमजोर करना है। इसलिए बाहरी दुनिया को लेकर हमारा भरोसा और हमारी समझ दोनों ही अहम है। लावरोव के मुताबिक इंसान अपने कामों में पूरी तरह आज़ाद है और यह कोई मान्यता नहीं बल्कि सीधा अनुभव है। उनके हिसाब से नैतिकता का हिस्सा सोच विचार से बिल्कुल अलग है। इंसान अपने लिए आदर्श गढ़ता है और जैसे जैसे दूसरों से उसका मेलजोल होता है वह समझता है कि सबको बराबरी का हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसी वजह से लावरोव ने जानवरों के अधिकार को नहीं माना, क्योंकि उनके हिसाब से अधिकार सिर्फ इंसान की गरिमा से जुड़े हैं। मिखाइलोव्स्की ने भी इंसानी सोच में विषयता यानी अपनी भावनाओं और इरादों की अहमियत को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि विज्ञान का काम तो बाहरी नियम जानना है, लेकिन समाज और इंसान के मामले में भावनाओं और सोच का असर सबसे ज्यादा होता है। दोनों मानते थे कि समाज की पढ़ाई में नैतिकता और इंसान के अनुभव को जरूर शामिल करना चाहिए। लेसेविच ने पॉजिटिविज्म का समर्थन किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि असली ज्ञान पाने के नियम समझना जरूरी है। उन्होंने कांट की तरह ज्ञान के पीछे के कारण खोजने की कोशिश की, मगर मनोविज्ञान और अनुभव पर ज्यादा जोर दिया। इससे कुछ लोगों ने उन पर सच्चाई को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। समय के साथ लेसेविच ने अपने पुराने विचारों से हटकर नए तरीकों को अपनाया, लेकिन अपने अलग विचारों और राजनीति में शामिल होने के कारण उनका असर कम रहा। 19वीं सदी के सबसे बड़े रूसी दार्शनिक सोलोव्योव माने जाते हैं। उनके काम के बाद ही रूस में असली दार्शनिक चर्चा शुरू हुई, जिसमें धर्म या राजनीति से हटकर सीधे सीधे विचारों पर चर्चा होने लगी। सोलोव्योव ने शुरू में ज्ञान, नैतिकता और सुंदरता जैसे विषयों पर काम किया। बाद में उनका ध्यान अलग मुद्दों पर चला गया, लेकिन जब दोबारा दर्शन में लौटे तो उनकी सोच में बदलाव आया। उनका आखिरी बड़ा काम नैतिकता पर रहा, बाकी हिस्से वे पूरा नहीं कर पाए। सोलोव्योव की सोच ने आगे की रूसी सोच पर गहरा असर डाला। सोलोव्योव के सबसे बड़े आलोचक चिचेरिन थे, जिनका अपना नजरिया भी बहुत अलग और गहरा था। चिचेरिन ने मानवीय आज़ादी पर बहुत जोर दिया और कहा कि समाज और कानून को लोगों को अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। उनके हिसाब से सरकार को नैतिकता थोपने का हक नहीं है, बस वह लोगों को अपने तरीके से नैतिक बनने से रोक भी नहीं सकती। उन्होंने आर्थिक आज़ादी की भी वकालत की और सरकार की दखलंदाजी को गलत बताया। उनके मुताबिक असली आज़ादी का मतलब है इंसान का खुद को नैतिक रूप से बेहतर बनाने की कोशिश करना। इसी दौर में कोज़लोव भी चर्चा में आए, जो कहते थे कि इंसान का आत्मबोध और चेतना ही अनुभव की असली बुनियाद है। उनके मुताबिक जगह और समय जैसी चीजें भी तभी मायने रखती हैं जब कोई जानने या महसूस करने वाला हो। कोज़लोव का मानना था कि भगवान समय को एक साथ बिना किसी बंटवारे के देख सकते हैं, जबकि इंसान उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांटता है। करीब इसी समय करिंस्की ने भी दर्शन में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने समय के बाकी दार्शनिकों की तरह कल्पना या भावुकता पर कम और तर्क शक्ति और लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दिया। करिंस्की का कहना था कि हमारा भीतरी अनुभव दिखावे या भ्रम नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई छुपी होती है। उनके हिसाब से असली ज्ञान हमारे फैसलों और सोच की ठोस बुनियाद पर टिका है, जिसे पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बातें अपने आप में इतनी साफ और मजबूत होती हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी माना कि किसी कमरे में कुछ है, ये मानना कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमें वह चीज दिखेगी, यही असली हकीकत है। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जैसे हम अपनी सोच और अनुभव को मानते हैं, वैसे दूसरों की सोच और अनुभव को भी सच मान सकते हैं। इन सब विचारकों ने अपने अपने तरीके से रूस में सोच विचार की नई राह बनाई और आगे आने वाली सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। लोपतिन ने अपनी किताब में कहा कि जो कुछ भी हम अनुभव से जानते हैं वो सिर्फ दिखने वाली बातें हैं,
असली सच्चाई तो दर्शन यानी सोच विचार के जरिए ही जानी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि जो लोग सब कुछ पदार्थ यानी मैटर से जोड़ते हैं वे भी असल में एक तरह की अपनी सोच बनाते हैं, लेकिन उससे यूँ नहीं समझाया जा सकता कि चीज़ों की अलग अलग खूबियाँ और उनके आपसी रिश्ते कैसे बनते हैं। लोपतिन के हिसाब से आत्मा या खुद की पहचान सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि वह समय से भी ऊपर है और इसलिए आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा की हकीकत सीधा हमारे अंदर महसूस होती है। उधर जैसे जैसे समय बीतता गया जर्मनी की नई सोच का असर रूस में भी दिखने लगा। कई छात्र वहां पढ़ने गए और वहां की सोच यहां भी फैल गई। वेदेंस्की जैसे विचारकों ने विज्ञान और चीजों की बनावट को समझाने के लिए कांट की तरह नई बातें कही, लेकिन उनका असर ज्यादा नहीं चला। बाद में वेदेंस्की ने यह भी कहा कि असली सच्चाई या आत्मा जैसी कोई चीज अपने आप में समझ में नहीं आ सकती। हम सिर्फ जो कुछ दिखता है उसी के बारे में जान सकते हैं। उनके मुताबिक ऐसी बातें जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता उन्हें बस मानना ही पड़ता है, जैसे दूसरों का अस्तित्व। आगे के 2 दशक में रूस में दर्शन की पढ़ाई और चर्चा बहुत बढ़ गई। पश्चिमी देशों के ज़्यादातर बड़े विचार अब रूस में भी पढ़े और समझे जाने लगे, लेकिन आमतौर पर रूसी लोग विदेशी सोच को अपने ढंग से अपनाते थे। रूस में प्लेटो के विचारों का शुरू से गहरा असर रहा और बहुत से पुराने और नए विचारकों ने उसकी झलक अपने अपने काम में दिखाई। ये सब सोच समझ रूस की अपनी खासियत और अपनापन दिखाती है, जो बाकी दुनिया की सोच से अलग है। बोल्शेविक क्रांति से पहले के वर्षों में रूस में बहुत सारे दार्शनिक थे, जिनमें सबसे खास ट्रूबेत्स्कोई रहे। ट्रूबेत्स्कोई का मानना था कि इंसानी सोच कोई अकेले इंसान की चीज नहीं, बल्कि यह एक साझा, सबको जोड़ने वाली प्रक्रिया है। उनके हिसाब से असली चेतना पूरी दुनिया में एक जैसी है और हर इंसान की सोच उसमें बस एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हकीकत को जानने के 3 तरीके हैं, इंद्रियों से, दिमाग से और भरोसे से। उनके मुताबिक बाहर की दुनिया पर भरोसा और दूसरों के दिमाग को समझना, ये सब विश्वास से ही मुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा भरोसा और इच्छा इंसान को खुद से आगे ले जाती है, यानी प्यार की तरफ। लॉस्की का भी नाम बहुत अहम है, जिन्होंने रूस और बाकी देशों के कई बड़े विचारकों से सीखा। लॉस्की मानते थे कि इंसान सीधा सीधा बाहर की असली चीजों को जान सकता है। उनके हिसाब से हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और हमारी इंद्रियां सिर्फ हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ ले जाती हैं जो पहले से उस चीज में मौजूद होती हैं। अलग अलग लोग एक ही चीज को अलग ढंग से इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी सोच और समझने का तरीका अलग होता है। लॉस्की ने बताया कि कुछ चीजें और रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त और जगह से बाहर हैं और उन्हें हम अपने दिमाग से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक तीसरी तरह की हकीकत भी है जिसे कोई नियम या तर्क नहीं समझा सकता, उसे बस आत्मिक या रहस्यमय अनुभव से ही जाना जा सकता है। इन विचारों में अपनापन और गहराई थी और इनका असर रूस की आगे की सोच पर भी पड़ा। फ्रैंक शुरू में राजनीति और मार्क्सवाद से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने दर्शन पर अपना खास काम किया। उनकी सोच में पश्चिमी विचारों का असर साफ दिखता है। साथ ही उन्होंने कई दार्शनिकों की बातों को समझकर आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि असली हकीकत और ज्ञान एक ऐसी एकता से आता है जिसे हम अपने तर्क या लॉजिक से नहीं बल्कि अंदरूनी एहसास या अंतर्ज्ञान से पकड़ सकते हैं। उनके हिसाब से हम सब इस बड़ी एकता का हिस्सा हैं और इसी वजह से हमें असली ज्ञान का अनुभव हो सकता है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों या सोच से पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। बर्जाएव को भी खूब जाना जाता है, जो पहले मार्क्सवादी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख बदल लिया और ईसाई विचारों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने आज़ादी को सबसे बड़ी चीज माना और कहा कि असली सच और अच्छाई को पाने के लिए इंसान को पूरी तरह आज़ाद होना जरूरी है। उनके हिसाब से जो बातें तर्क या विज्ञान से जानी जाती हैं,
वे बस दिखने वाली चीजों तक सीमित हैं। असली हकीकत और भगवान जैसे सवाल हमारी आज़ादी और एहसास से जुड़े हैं। इन सभी विचारकों पर प्लेटो और ईसाई सोच का गहरा असर रहा, लेकिन इन सब ने कांट की सोच को भी अपने हिसाब से समझा और आगे बढ़ाया। लॉस्की ने कांट की किताब का अनुवाद किया और उनकी सोच पर विस्तार से लिखा। ट्रूबेत्स्कोई ने कांट को नए जमाने का सबसे बड़ा खोजकर्ता कहा। हालांकि इस दौर के कुछ विचारकों ने कांट की हर बात को पूरी तरह नहीं माना। लैप्शिन ने तो यह भी कहा कि सोचने के नियम भी इंसान के अनुभव से बने हैं और वे भी उतने ही बदल सकते हैं जितना खुद हमारा अनुभव। इन सभी विचारों ने रूसी दर्शन को और गहरा और अलग रंग दिया, जिससे उसकी पहचान दुनिया में अलग बनी रही। चेल्पानोव ने कहा कि किसी भी चीज को हम जैसे देखते हैं, उसके पीछे असली वजह खुद उस चीज की हकीकत होती है, न कि सिर्फ हमारा अनुभव। उन्होंने अपने विचार को क्रिटिकल रियलिज्म कहा, जिसमें मान्यता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही हमें दिखाई देती हैं और इसके लिए हमें किसी बड़ी शक्ति या असली रूप का होना जरूरी है। उन्होंने मनोविज्ञान में भी इंसान के अनुभव और विज्ञान को जोड़कर समझाया। पहले विश्व युद्ध के आसपास जर्मनी से पढ़ाई करके लौटे कई नए विचारकों ने रूस में फिर से ताजा सोच का माहौल बनाया। इसमें कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने समाज और विज्ञान की पढ़ाई को आसान और तर्क से जोड़कर पेश किया। इसी दौर में रूस में हुसल के विचार आए, जिन्हें स्पेट ने सबसे पहले समझा और फैलाया। स्पेट ने भी अपने लेखों में दर्शन को सिर्फ सोचने समझने की चीज नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करने वाली चीज माना। स्पेट के बाद लोसव ने भी पुराने यूनानी विचारों और सुंदरता के मुद्दों पर बहुत काम किया और धीरे धीरे रूस में उनकी अलग पहचान बनी। जब बोल्शेविक क्रांति आई, तब रूस की सरकार ने अपना खास नजरिया बना लिया, जिसमें अलग सोच को जगह नहीं दी गई। शुरू के कुछ सालों में यूनिवर्सिटी में किसे पढ़ाना है, ये वहीं के लोग तय करते थे, लेकिन जल्दी ही जिन दार्शनिकों की सोच सरकार से मेल नहीं खाती थी, उन्हें देश से बाहर कर दिया गया। ये लोग यूरोप के शहरों में जाकर अपनी पढ़ाई और काम में लगे रहे, लेकिन वहाँ या रूस में उनकी बातें ज्यादा असर नहीं डाल पाईं, बस कुछ को ही पहचान मिली। सरकार आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब तक चली आ रही सोच और शिक्षा में मार्क्सवाद की क्या भूमिका होगी। उसी वक्त रूस के दार्शनिक दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे थे जो मानते थे कि अब सभी सवालों का हल विज्ञान से ही निकलेगा, और दूसरी तरफ वो थे जो सोचते थे कि दर्शन की अपनी एक अहमियत है जो विज्ञान से अलग है। इस बहस ने रूस की आगे की सोच पर बहुत असर डाला। मार्क्सवाद के मुताबिक सोचने का तरीका भी असल में वही है जो विज्ञान में अपनाया जाता है। दूसरी तरफ डेबोरिन के समर्थक मानते थे कि दर्शन की अपनी अलग जगह है और विज्ञान भी कुछ बुनियादी दार्शनिक नियमों पर टिका है। उनके मुताबिक प्रकृति और समाज में बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि छलांगों के साथ आते हैं, और इन बदलावों को सिर्फ मशीनों या गणित से नहीं समझा जा सकता। ये बहस तब तक चलती रही जब तक राजनीति ने दखल देकर एक पक्ष को जीत दिला दी। इसके बाद कई साल तक रूस में असली दार्शनिक सोच छुपकर ही चलती रही और खुलकर सोचने या लिखने में जान का भी खतरा था। बाद के समय में फिर से यही सवाल उठा कि विज्ञान बड़ा है या दर्शन, मगर इस बार विज्ञान को ज्यादा तवज्जो मिली। इसी तरह मनोविज्ञान में भी एक बहस चली कि इंसान की सोच और ध्यान जैसी बातें कैसे समझी जाए। पावलोव ने कहा कि इन सबको विज्ञान की मदद से समझना चाहिए, जबकि बख्तेरेव ने माना कि इंसान के दिमाग का असर हमेशा उसके व्यवहार में दिखता है, इसलिए अलग से सोच या आत्मा जैसी बातों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे राजनीति ने इस बहस को भी बंद करवा दिया। 30 और 40 के दशक में रूस में आज़ाद सोच लगभग बंद हो गई। उस समय दर्शन की जो भी किताबें आईं, उनका मतलब सिर्फ इतिहास समझने तक ही था। जब बाद में माहौल थोड़ा खुला, तो लोग फिर से पुराने विचारों और किताबों की तरफ लौटे। कुछ लोगों ने समाज और विज्ञान के रिश्ते को समझने की कोशिश की, तो कुछ ने तर्क और लॉजिक को नए ढंग से लिखा।
इस दौरान रूस के कुछ विचारकों का नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। आखिरी समय तक भी बहुत सारे दार्शनिक सवालों पर कोई एक राय नहीं बन पाई थी। कुछ लोगों ने खुलकर अपनी सोच रखी, लेकिन उनका असली काम बाद में ही सामने आ पाया। उस दौर में जो भी लिखा गया उसमें असली गहराई बहुत कम ही थी, क्योंकि माहौल पूरी तरह आज़ाद नहीं था। फिर भी कुछ ऐसे विचारक थे जिनकी असली सोच और काम बाद में सबके सामने आया। सोवियत दौर में नैतिकता यानी सही गलत की बातों को सिर्फ सरकार की सेवा में ही देखा गया। वहाँ अच्छाई वही थी जो देश के तय किए गए मकसदों को आगे बढ़ाए। इसी माहौल में मिल्नर लेनिन की किताब ने अलग सोच दिखा। उन्होंने एक ऐसा नैतिक नियम पेश किया जिसे हर जगह और हर समय सही माना जा सकता है। उनका कहना था कि इंसान की असली नैतिकता उसके ज़मीर यानी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है, और ये सोच उन्होंने इंसान के सामाजिक स्वभाव से निकाली, न कि सिर्फ तर्क या दिमाग से। लेकिन जब सरकार में बदलाव आया और सोच पर पाबंदियां बढ़ीं, तब आज़ाद सोचने वालों की आवाज़ दब गई। बहुत समय तक सरकारी विचारधारा ही सबसे ऊपर रही। फिर जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो रूस में एक नई सोच की शुरुआत हुई। अब फिर से पुराने धार्मिक और आज़ाद विचारकों की बातें सामने आने लगीं। अभी ये कहना मुश्किल है कि रूस का आगे का सोचने का तरीका कैसा होगा। क्या वे फिर पुराने रास्ते पर चलेंगे या पश्चिमी दुनिया जैसी विश्लेषण वाली सोच अपनाएंगे? इतिहास की इस झलक में हमने रूस की सोच में ज्ञान और समझने की कोशिशों को ज़्यादा देखा है। ये जरूर है कि बहुत वक्त तक रूस में ज्ञान की गहराई पर खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सोच और सवाल पूछने की ताकत हमेशा बनी रही। हर दौर में अलग अलग लोगों ने अपने सवाल उठाए, कभी छुपकर तो कभी खुलकर। इस सबसे साफ है कि सोच विचार इंसान की फितरत में है और कोई भी सरकार या जमाना उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता। रूस में सोच की शुरुआत बाकी देशों के मुकाबले देर से जरूर हुई, पर जैसे जैसे वक्त बदला वहाँ के लोगों ने भी दुनिया और खुद को समझने की कोशिश। क्या वजह थी कि ये बदलाव देर से आया? क्या वहाँ पढ़ाई के मौके कम थे, या लोगों को लगता था कि दर्शन का कोई फायदा नहीं है, या फिर धार्मिक सोच ने असर डाला? जवाब कुछ भी हो, सच यही है कि इंसानी सोच हमेशा सवाल पूछती रही है और आगे भी पूछती रहेगी।